डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं अलाओ और मैं हूं असद। इससे कबल आप अलाओ के 61 सुन चुके हैं। अब किस्त 62 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। लेकिन मैं मुंतखब हो गया। इनका नाम अब्दुल मजीद था, लेकिन वो चचा मजीद के नाम से मशहूर थे। ऐसे ही एक बार बड़े अहम टूर्नामेंट में हमारी टीम का मैच हुआ। मुखालिफ टीम एक मोतबर इदारे की तरफ से थी। शायद इन्हें अपने खेल पर बड़ा नाज था। वो बड़े पुरगुरूर अंदाज में खेल रहे थे। इनमें 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो खेल के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और हमारी टीम के 2 लोगों को जख्मी भी कर चुके थे। यह बड़ी तशवीशनाक बात थी। खाफ होने पर चचा अब्दुल मजीद ने हमें इजाजत दे दी कि सामने से अब अगर ऐसा हो तो मुआफ न किया जाए। फिर यूं हुआ कि खेल खत्म होने तक मैंने इनके 3 खिलाड़ी जख्मी कर दिए और मैच भी जीत गए। मेरे ख्याल में बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात यहीं से शुरू हुई। टूर्नामेंट खत्म हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि मैं और गुड्डू साइकिल पर स्टेडियम जा रहे थे कि हमें चंद लड़कों ने स्टेडियम के बाहर घेर लिया। मैं पहचान गया कि ये मुखालिफ टीम के खिलाड़ी थे। जब तक हमने साइकिल रोकी तब तक कई हाकी के वार मेरी पीठ पर पड़ चुके थे। मैं समझ गया था कि अगर मैंने जिगरा न दिखाया तो ये मुझे बहुत मारेंगे। मुमकिन है कोई हड्डी वगैरह भी तोड़ दें। गुड्डू लड़ने में बिल्कुल कोरा था। वो डर कर भाग निकला। वो 3-4 थे जबकि मैं अकेला। हाकी मेरे हाथ में भी थी। मैं इनके साथ लड़ता रहा। मुझे काफी चोटें आईं। जहां तक मैं इन्हें मार सका मारा, लेकिन इस वक्त मेरी हिम्मत खत्म हो गई जब एक हाकी मेरे सर पर पड़ी और मैं चकरा कर सड़क पर गिर गया। मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरा सर फट गया था। 6 टांके लगे थे। खून बहुत बह गया था। इस वक्त मेरे पास गुड्डू के साथ चचा अब्दुल मजीद बैठे थे। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद मैं घर वापस आया तो मुझे सिवाय हकारत के कुछ भी नहीं मिला। जाहिर है मैं कोई इनका खूनी रिश्तेदार तो नहीं था, एक नौकर ही था। इस दिन मैंने खुद को इस दुनिया का कमजोर तरीन और घटिया तरीन शख्स तस्वुर किया, जिसके पास अपने दिफा का भी इख्तियार नहीं था। हालांकि गुड्डू ने सब कुछ बता दिया था, फिर भी कसूर मेरा ही था। शायद वो पहले ही से कुछ सोच चुके थे। बहाना यही बना और मुझे अपना बंदोबस्त कर लेने का कह दिया। क्या इस ब्यूरोक्रेट ने मुझे बड़े सुकून से कहा था, देखो अली, तुम बड़े हो गए हो। जब तक हम तुम्हें पाल सकते थे हमने पाला, तुम्हें पढ़ाया, तुम पर खर्च किया। तुम अब अपना कमा सकते हो। अब गुड्डू ने भी पढ़ने के लिए चले जाना है। फिर तुम खुद सर भी खोते जा रहे हो। मैं थाने कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकता और हम मजीद तुम्हें नहीं रख सकते। तुम 1 आध हफ्ते में अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। उस घर के सिवा और उन लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगा। वो पहली शाम थी जब मैं बहुत रोया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेला और बेयारो मददगार हूं। जिनकी मैंने इतना अरसा खिदमत की, उन्होंने चंद लफ्ज कहे और अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। क्या यही है दुनियादारी? मैं सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं 2 दिन तक अपने सर्वेंट क्वार्टर से नहीं निकल सका। गुड्डू मेरे पास आ जाया करता था। वही मुझे खाना दे जाता और थोड़ी देर बैठकर गपशप कर जाता था। वो तीसरे दिन की शाम थी जब मैं सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा यही सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। तब चचा अब्दुल मजीद मुझे मिलने आ गए। कुछ देर गपशप के बाद मैंने अपनी परेशानी उन्हें बताई तो वो चंद लम्हे सोचते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम अपना सामान बांध रखना, तुम्हें रहने के लिए बहुत अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। मुझे उनकी बातों से बहुत हौसला मिला। मुझे इस वक्त जरूरत भी थी। सो अगले दिन मैं चचा अब्दुल मजीद के साथ चल दिया। इन्होंने मुझे रहने के लिए जो घर दिया वो काफी बड़ा था। एक बड़ा गेट, फिर पोर्च जिसमें 2-3 गाड़ियां खड़ी हो सकती थीं। पोर्च के सामने एक बड़ा सा लॉन था जिसमें रंग बिरंग के पौधे और फूल खिले हुए थे। इसकी 4 दीवारी पर लोहे की तार लगी हुई थी। दाखिली दरवाजे के बाद एक बड़ा सा लाउंज था, लेकिन घर में सन्नाटा फैला हुआ था। इसमें कई कमरे थे लेकिन सभी को ताले लगे हुए थे। 2 कमरे और एक लाउंज खुला हुआ था। मेरे गुमान में भी नहीं था कि मैं यूं घर के अंदर रहूंगा। मैं यही सोच रहा था कि मुझे कोई सर्वेंट क्वार्टर में रहने को कमरा मिल जाएगा। मुझे दाखिली दरवाजे के साथ ही एक बेहतरीन कमरा दे दिया गया जहां मैंने अपना सामान रखा। पहली रात ही मुझे इस घर में बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं अकेला और इतना बड़ा घर,
خیر جیسے تیسے کر کے میں نے وہ رات گزار دی۔ چچا عبد المجید نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں چند دن یہاں رہ لوں، پھر جیسے ہی کالج کھلے وہ مجھے ایک مقامی کالج میں داخل کروا دیں گے اور میں وہیں ہاسٹل میں رہوں گا۔ میرے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کوئی تیسرا یا شاید چوتھا دن تھا جب آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایک دم سے سہم کر رہ گیا تھا۔ میرے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے باہر دو جوان کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں گنز تھی۔ کچھ لمحوں بعد احساس ہوا کہ دو بندے ابھی اندر ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بھی باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں بھی ایک گن تھی۔ انہوں نے بڑے سکون سے دروازہ بند کر کے اس میں چابی گھمائی اور باہر کی سمت چلتی گئی۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اٹھ کر دیکھ لوں۔ میرے کمرے میں اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے باہر پورچ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ سب ایک وین میں بیٹھ گئے تھے۔ ایک شخص نے باہر والا گیٹ کھولا۔ جب گاڑی گیٹ پار کر گئی تو اس نے گیٹ بند کیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ میں دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے یہ لوگ یہیں کے رہنے والے تھے۔ وہ آئے، انہوں نے اسلحہ نکالا اور چلے گئے۔ میں نے ایسا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ کئی خیال اور وسوسے آنے لگے۔ میں اس کمرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے اس کمرے میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ میں اس رات سو نہیں سکا۔ اگلے دن جب میں ہاکی گراؤنڈ میں چچا عبد المجید سے ملا تو رات والی ساری بات بتا دی۔ وہ پرسکون انداز میں سنتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے بولے، تمہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے تو لگا جیسے انہیں میرے بارے میں پتا ہی نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، انہیں تمہارے بارے میں پوری طرح خبر تھی۔ خیر میں تمہیں بتا دوں، وہ گھر ہے ہی اس مقصد کے لیے، وہاں اسلحہ رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی کسی کو لا کر بھی رکھا جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ یہ ایک سیف ہاؤس ہے۔ تب مجھے پہلی بار انہوں نے بتایا کہ سیف ہاؤس کیا ہوتا ہے۔ میں وہاں رہنے پر راضی نہیں تھا۔ میں دبے دبے لفظوں میں وہاں سے جانے کی بات کرنے لگا تو کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، اچھا بات سنو، 2-4 دن میں وہاں رہنے کے لیے کوئی آ جائے گا، تم وہیں رہو۔ کہاں جاؤ گے؟ میں کہیں بھی رہ لوں گا، لیکن میں نے کہنا چاہا، لیکن لفظوں کا کھوکھلا پن مجھے خود بھی محسوس ہو گیا۔ میں 15-16 برس کا لڑکا تھا جسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن زمانے کے رویے نے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس دن پہلی بار چچا نے بڑے جذباتی انداز میں کہا تھا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنے ڈرپوک اور بزدل نکلو گے۔ ذرا سا اسلحہ دیکھ کر تمہاری اوزان خطا ہو گئے۔ تم اپنے ماں باپ اور بہن کا بدلہ کیسے لو گے؟ یوں جا کر معافی مانگو گے ان سے، منت کرو گے ان کی، بھیک مانگو گے ان سے کہ مجھے بدلہ دے دو؟ چچا عبد المجید کا لہجہ پہلی بار سخت ہوا تھا۔ اس لہجے میں حقارت ایسی تھی جس کا ذائقہ ہی نیا تھا۔ اس حقارت میں توہین نہیں تھی۔ میں بڑا ہو جاؤں گا تو، میں نے کہنا چاہا تو چچا بولے، اور کتنا بڑا ہونا ہے تم کو؟ تمہاری عمر کے لڑکے سامنے والے کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، اور تم، آؤ آج میں تمہیں دکھاؤں۔ میں کچھ نہیں بولا، چپ چاپ ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھے پیچھے بٹھایا اور مجھے لے کر ایک سینما کے پاس آ گئے۔ اس دن ہم ہاکی نہیں کھیل سکے تھے۔ میں سینما ہال کے باہر چچا کے ساتھ کھڑا تھا، تبھی انہوں نے مجھے دکھایا، وہ سامنے دیکھو، وہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، تمہاری عمر کے ہیں نا؟ خان دیکھ رہا ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ اب چپ چاپ تماشا دیکھنا، انہوں نے کہا، اور ایک طرف دکان پر کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے 2 سوڈے کی بوتل لی، ایک مجھے دے کر ان لڑکوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ اس وقت ہم سوڈا پی کر خالی بوتلیں واپس رکھ چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے 3-4 افراد آئے اور انہوں نے آ کر ان لڑکوں کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ سمجھ رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ چچا نے دھیرے سے پوچھا، پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولے، یہ لڑکے یہاں پر ٹکٹ بلیک کر رہے ہیں، وہ دوسرے بھی یہاں ٹکٹ بیچتے ہیں، اب دیکھنا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکے انہیں سمجھاتے رہے، پھر ایک دم سے وہ تھپڑوں اور گھونسوں پر اتر آئے۔ سامنے والے بھی انہیں مارنے لگے، مگر وہ 4 ہونے کے باوجود انہیں زیر نہیں کر پائے۔ ان کی یہ لڑائی محض چند منٹ کی تھی، مگر وہ تینوں لڑکے اس بے جگری سے لڑے کہ 4 حملہ آوروں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس لڑائی کے 2-3 منٹ بعد وہ کپڑے جھاڑ کر پھر سے ٹکٹیں بیچنے لگے، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دیکھا، یہ ان لڑکوں کے لیے روزانہ کا معمول ہے۔ کیا تم ایسے لڑ سکتے ہو؟ چچا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ایسے نہیں لڑ سکتا، میں نے کہا، اس لیے کہ تم بزدل اور ڈرپوک ہو، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں، میں اگر لڑا تو کسی مقصد کے لیے لڑوں گا۔ میں نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے پرسکون لہجے میں پوچھا، کیسا مقصد؟
यही अपने दुश्मनों से बतला। हाँ, इसीलिए तो कहता हूं मैं बड़ा हो जाऊं, अपने पांव पर खड़ा हो जाऊं तब। मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोले, तब भी बेटा तुम्हें बेखौफ होना पड़ेगा। ये बुजदिली अपने अंदर से निकालना पड़ेगी। तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। कैसे चच्चा? मैं वक्त के साथ सीख लूंगा ना। मैंने कहा, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, बताऊंगा तुम्हें कि वक्त की लगामें अपने हाथ में कैसे ली जाती हैं। न जाने किस जज्बे के तहत चच्चा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा था। फिर चंद लम्हे सोचते हुए बोले, कल तुम हॉकी खेलने नहीं जाओगे। कहाँ जाना है ये मैं तुम्हें बताता हूं, आओ। उस शाम मैं और चच्चा बंद रोड के पास एक इलाके में चले गए। एक बड़े से घर के साथ काफी बड़ी चारदीवारी थी। इसमें कई कमरे बने हुए थे। एक तरफ अखाड़ा था। वहां अखाड़े में इस वक्त कोई नहीं था, लेकिन कमरों के सामने एक मोहड़े पर एक अधेड़ उम्र, सुर्ख चेहरे, सेहतमंद और रोबदार शख्सियत वाला शख्स बैठा हुआ था। इसके सामने कई मोड़े, कुर्सियां और चारपाइयां पड़ी हुई थी, जो सब की सब खाली थी। वो अकेला ही बैठा हुआ था। चच्चा को देखते ही जैसे वो खिल उठा, खुशी से उठा और चच्चा को गले लगा लिया। आओ भाई मजीद बाबू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ लाला, तुम सुनाओ। चच्चा ने गले मिलने के बाद कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लाला ने खुद बैठते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। सुना, कैसे दर्शन हो गए तेरे? इस लड़के को छोड़ने आया हूँ, चच्चा ने कहा तो लाला ने पहली बार मुझे सर से पांव तक देखा। फिर चच्चा से बोला, खैर तो है ना? हाँ खैर ही है, बस इसे थोड़ा मजबूत बना दे, चच्चा ने कहा तो लाला ने फिर मेरी जानिब देखा। चंद लम्हे देखने के बाद तबसरा करते हुए बोला, हड्डी तो ठीक लगती है, पर यह अब कुछ अरसा आपके पास है। चच्चा ने कहा तो लाला फखर से सर हिलाते हुए बोला, ठीक है जानी, फिक्र न कर। फिर मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या नाम है तेरा? जी अली, मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर बोला, चल बैठ जा उधर। उन्होंने दूर पड़ी एक चारपाई की तरफ इशारा किया। मैं वहां जाकर बैठ गया तो बातों में मशगूल हो गए। मुझे पूरा यकीन था कि चच्चा मेरे बारे में बता रहे होंगे। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि फाटक में से 7-8 नौजवान अंदर आ गए। वो सब मुख्तलिफ उम्र के थे। इन सब ने बारी बारी मुझे देखा। फिर कोई कुर्सी पर बैठ गया, कोई मोहड़े पर। थोड़ी देर बाद 4 बंदे 3 पतीले और 1 गठड़ी उठाए अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सब उठे और अंदर कमरे में चले गए। कुछ देर बाद चच्चा ने मुझे कहा, अली आ भाई। मैं उठा और इनके पीछे चल दिया। अंदर दस्तरखान लगा हुआ था। हम गिनती के 15 लोग थे। गठनी में कोई 100 के करीब नान थे। एक पतीले में पालक गोश्त, दूसरे में दाल गोश्त और तीसरे में भुना हुआ गोश्त। वो रकाबी या प्लेट के झंझट से आजाद थे। सब पतीलों में शुरू हो गए। उस वक्त पीछे हटे जब सब सफाया कर दिया। मैं हैरत से इन्हें देखता रहा। दस्तरखान उठाया जाने लगा तो चच्चा ने कहा, खा भाई अली, अब तुम्हें यहां रहना है। कब तक? मैंने पूछा तो लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा था पुत्र, तुमने सिर्फ 1 नान खाया है। तुमको उस वक्त यहां से जाना है जब कम अज कम 5 से 10 नान एक वक्त में खाओगे। इस पर चच्चा एकदम हंस पड़े और मैं सोचने लगा, ऐसा भी हो सकता है। मैं लाला पर हैरान था। वो कैसा बंदा है, कैसे लोग पाले हुए हैं। चच्चा और लाला आपस में बातें करते रहे। कई लड़के उठकर जाने लगे। तभी चच्चा ने उठते हुए कहा, ले भाई लाला, ये अब तेरे हवाले है, इसे संवार दे। तू फिक्र ही ना कर मेरी जान, लाला ने कहा तो चच्चा मुसाफा करने के बाद वहां से चले गए। मैं सोचने लगा कि लाला ने मुझे क्या संवारना है। मैं इसी ख्याल में था कि लाला ने एक लड़के को इशारा करते हुए कहा, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, वहीं रहने का बंदोबस्त कर दो, ये अब यहीं रहेगा। इस लड़के ने मुझे साथ लिया और ऊपरी मंजिल में मौजूद एक कमरे में ले आया। वो बड़ा सा साफ सुथरा कमरा था। वहां 3 बेड लगे हुए थे। बहुत अच्छा माहौल था। उसने एक बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम दिलबर है और वो मेरा बेड है, तुम जो चाहो ले लो, जो कुछ भी चाहिए होगा मुझे बता देना। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराती आंखों से मुझे देख रहा था। वो मेरा हम उम्र ही था। उसकी निगाहें काफी शौक थी। मेरा कंधा जोर से हिला तो मेरी आंख खुल गई। दिलबर मुझ पर झुका हुआ था। मैंने नींद में ही पूछा, क्या हो गया है? खोना क्या है, चल उठ, नीचे चल, सुबह हो गई है, उसने कहा और मुझे बाजू से पकड़कर उठा दिया। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो नील को रोशनी फैली हुई थी। सुबह होने के आसार थे। मैं कसलबंदी से नीचे गया तो वहां का माहौल ही अजीब था। वहां के सब लड़के लंगोट बांधे जिस्म पर तेल मले वर्जिश में मसरूफ थे। इनके बदन चमक रहे थे। कोई डंड तो कोई बैठ के लगा रहा था। मुझे भी एक लंगोट दे दिया गया। दिलबर ने मेरे बदन पर तेल लगा दिया।
ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि लाला वहां आ गया। उसके हाथ में लाठी थी। इसे देखते ही वहां पर मौजूद लड़कों ने दीवार के साथ लगी लाठियां उठाई और सीधे हो गए। 6-7 लड़के लाला फखर के सामने आ गए। लाला इनके दरमियान गिर गया। एक लड़के ने पूरी कुव्वत से लाठी लहराई और लाला को दे मारी। लेकिन ये क्या, लाला ने कमाल महारत से न सिर्फ वो लाठी अपनी लाठी से रोक ली, बल्कि घुमाकर लड़के की पिंडली पर लाठी दे मारी। अचानक वो सभी लाला पर पिल पड़े। सिर्फ लाठियों की ठकाठक की आवाजें आ रही थीं। लाला बिजली की जैसी तेजी के साथ न सिर्फ लाठियों के वार बचाता रहा, बल्कि किसी न किसी पर वार भी कर देता। हैरत यह थी कि किसी एक की भी लाठी लाला को छू नहीं सकी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये तमाशा चलता रहा। फिर अचानक सब रुक गए। लाला बाकी लड़कों को धीरे धीरे सिखाने लगा। मैं भी इनमें शामिल था। 10-15 मिनट के बाद लाला ने मुझे अपने सामने खड़ा किया। वो मुझे नजरों ही नजरों में तोड़ने लगा। मेरे हाथ में भी लाठी थी। अचानक लाला ने अपनी लाठी घुमाई और मेरी पिंडली पर दे मारी। मैं तकलीफ से दोहरा हुआ तो मेरी पुश्त पर लाठी यूं पड़ी जैसे कोड़ा पड़ता है। मैं सीधा हुआ तो तीसरी लाठी मेरे कोहले पर पड़ी। मैं तकलीफ की शिद्दत से बलबला उठा। लाला हंस दिया। उसे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अपने बदन पर तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हो, कैसा है ये दर्द? बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने कराहते हुए कहा। ऐसा ही दर्द सामने वाले को होता है जब तुम उसे मारते हो, लेकिन अगर सामने वाले को मौका मिल जाए तो ऐसा ही दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। जब मार पड़े तो ऐसा दर्द और तकलीफ सहना पड़ती है। मैं ऐसा माहिर तो नहीं, मैंने शिकवा करते हुए कहा। अगर माहिर नहीं बनोगे तो ऐसी लाठियां पड़ती ही रहेंगी। बचो इन लाठियों से, लाला ने इंतहाई संजीदगी से कहा। जी बिल्कुल ठीक, मैंने समझते हुए कहा। तुम्हारा पहला और आखिरी सबक यही है, सिर्फ हौसला है तो तुम हो, नहीं है तो तुम नहीं हो। लाला ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। जी समझ गया, मैंने सर हिलाते हुए कहा। लफ्ज अभी मेरे मुंह में थे कि लाला ने लाठी लहराई। मैं तेजी से वहां से हट गया। अगरचे लाठी मुझे छू गई थी, लेकिन मैं बच गया। लाला फिर हंस दिया और बोला, पुत्र, लाठियों से लड़ने और अपने बचाव के इस फन को बिन नोट कहते हैं। यह हमारे आबा का फन है। इस फन को सीखने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। वो पहला दिन था और फिर कई हफ्ते गुजर गए। पहले में खौफज़दा था, फिर मुझे भी मजा आने लगा। वहां यही मामूल था, मुंह अंधेरे वर्जिश और बिन नोट का फन, फिर नाश्ता और अपने कमरे में दोपहर के बाद अखाड़ा, और शाम तक यही सिलसिला चलता। वहां रहते हुए बस वर्जिश थी और खाना पीना। मैं इस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकला, मगर कई लड़के दिन के वक्त निकलते और दोपहर के बाद आते थे। मैंने इन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि इलाके में इनकी बदमाशी चलती है। पूरे इलाके पर इनका राज था। एक दिन नाश्ते के बाद जब सब बाहर जाने लगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर चल दिए। दिलबर भी साथ था। रास्ते में मुझे उसने बताया, पता है हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने सुकून से जवाब दिया। एक फैक्ट्री वाला बहुत अच्छा आदमी है, अपना बंदा है, गरीबों का बड़ा ख्याल रखता है, अच्छा है, इसलिए एक सियासतदान ने इसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। पुलिस भी बैठी है, हम वो कब्जा लेने जा रहे हैं। दिलबर ने बताया तो मुझे अपने ही मुआशरे का एक नया रुख पता चला। हम वहां पहुंचे तो चंद पुलिस वालों के अलावा कुछ लोग वहां मौजूद थे। इनके पास अच्छा खासा असलहा भी था। हम में जो सबसे बड़ा लड़ाका था उसने जाकर बड़े प्यार से एक बंदे को समझाया, लाला फखर का हुक्म है ये जगह छोड़कर चले जाओ, इसी में सबकी भलाई है, और अगर हम ना जाएं तो। सामने वाले ग्रांडियल बंदे ने तंजिया अंदाज में कहा तो उसने जुबानी जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर घौंसार रसीद कर दिया। जैसे ही उस ग्रांडियल शख्स का चेहरा सीधा हुआ, उसके मुंह से खून निकल पड़ा। तब एक रेला फैक्ट्री के कोनों खुदरों से निकलता चला आया और हम पर हमला आवर हो गया। हमें इस वक्त पता चला था कि वो लोग कितने हैं। इस वक्त मुझे नहीं मालूम कौन किसके साथ कैसे लड़ा। मेरे सामने एक बंदा आया था, जाहिर है इस वक्त मैं खुद को नहीं बचाता तो वो मुझे मारता। वो एक लोहे का पाइप लेकर मेरी जानिब बढ़ा था। इसने पाइप मुझे मारना चाहा, मैं तरह दे गया। पाइप जमीन पर लगा तो मैंने पांव की ठोकर उसके सीने पर दे मारी। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं बचने की बजाय जवाबी वार करूंगा।